हेलो बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और गॉस थ्योरम के बारे में, और अगर हमारे पास टाइम रहा तो बिल्कुल हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और समझा दूं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है और डेंसिटी होती है, हम पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से क्या मतलब समझते हैं, फोर्स लाइन से क्या मतलब समझते हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है, पहले हम इन टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे। पहले हम इन टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं, ये टॉपिक है क्या, क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाएगा देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हम पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, बेटा ये समझते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करते हैं। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन अगर मान लेते ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है, तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो हर जगह लगभग, इसके लिए क्या करूं, इसके लिए मैं एक छोटा सा एरिया ड्रॉ कर लूं ऐसे करके, तो लगभग हर जगह स्ट्रेंथ इसकी सेम है, हर जगह इसकी स्ट्रेंथ लगभग सेम है। तो ये तो सेम है, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ नॉन यूनिफॉर्म हुई, मतलब यहां से अलग, यहां से अलग, यहां से अलग, यहां से अलग, तो यहां पर अगर मैं एक एरिया ड्रॉ करूं, यहां पर और यहां पर, मैं एरिया मतलब ये एरिया छोटा बड़ा हो गया, मैं यहां पर अगर एक एरिया ड्रॉ करूं तो आप दिखेगा आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा कंजेस्टेड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी और कम है। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इस केस के अंदर घटती चली आ रही है। क्यों घटती चली आ रही है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कम है। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो है वो कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो फोर्स है वो भी ज्यादा है और यहाँ पर जो फोर्स है वो भी कम है। ठीक है बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है ये हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेंसिटी के बारे में बताते हैं। जहां पर ज्यादा कंजेस्टेड होता है वहां पर ज्यादा फोर्स होता है और डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पर थोड़ा सा उनके बीच में सेपरेशन होता है तो डेंसिटी भी कम होती है और फोर्स भी कम लगता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिया वेक्टर बहुत ध्यान से समझे, क्योंकि एरिया वेक्टर से ही फिर आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और गॉस थ्योरम समझ में आएगा। देखिए बेटा, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, तो जैसे कि अगर मैं यहां से, अगर मैं एक मान लू, इसको मैं एक मान लेता हूं, ये है आपका एक, इस तरीके से एक रेक्टेंगल है ऐसे करके। अच्छा, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है ऐसे करके। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकलता है सर जी, लेंथ और ब्रेड्थ को, एरिया कैसे निकलता है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके। आपको एक बात बताऊं बेटा, एरिया भी ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ तो रखा वेक्टर बहुत ज्यादा। आप याद करो वेक्टर क्या होता था, वेक्टर होता था जब कभी ए वेक्टर को आप बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तो आपका जो रिजल्टेंट आता था वो आता था सी वेक्टर, याद आया, ऐसे ही करके तो होता था। ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करा तो आंसर मिला सी वेक्टर। अब ये जो सी वेक्टर होता था, इसका और इसका डायरेक्शन, मतलब इन दोनों का क्या होता था, ये रिजल्टेंट होता था। और कैसे निकालते थे, हमारे पास रूल्स थे कि हम ए वेक्टर के डायरेक्शन के अंदर अपने राइट हैंड के इस पोर्शन को रखेंगे और पाम को रखेंगे वेक्टर बी की तरफ रखते हुए मोड़ देंगे, छोटे एंगल से होते हुए हम मोड़ देंगे, तो हमको अंगूठा थंब क्या आता था, हमको वेक्टर सी दिखा देता था। तो जब मैं बेटा इसके अंदर मैं एरिया वेक्टर निकालने लग जाऊंगा, तो ये हो गई लेंथ इसकी पूरे की, तो मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस अपने हाथ के इस पोर्शन को रख दूंगा, इस पोर्शन को अपने रखूंगा, और इसको मैं बी के अक्रॉस, छोटा एंगल बेटा यही होगा छोटा एंगल, इसके अक्रॉस घुमाऊंगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मैं इसको घुमाऊंगा। तो बेटा देखो, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, बोर्ड से बाहर की ओर। इसका एरिया वेक्टर का यहाँ पर बना तो सकते हैं, यहाँ पर मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे। इसका एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हुआ इसका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, सरफेस के वो हमेशा परपेंडिकुलर। मैं इसको और भी करके दिखा रहा हूं, और भी चीजों के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश को करता हूं, क्योंकि अगर एरिया वेक्टर क्लियर नहीं हुआ तो बात बनेगी नहीं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कुछ। ठीक है,
देखिए कुछ और शेप लेता हूं मैं, कुछ शेप्स के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, जैसे कि 3D शेप में लेते हैं, 3D शेप में ये पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको मैंने इस पोर्शन को ले लिया, अब यहाँ से मैंने इसको ऐसे करके ये ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके ऐसे। अब मैं अगर इसके ऊपर एरिया वेक्टर की बात करूं कि एरिया वेक्टर कहाँ है, इस वाले पोर्शन का एरिया वेक्टर कहाँ है, इस वाले पोर्शन का एरिया वेक्टर कहाँ है, तो बेटा देखो जिसका भी आपको एरिया वेक्टर निकालना है, जिसका भी आपको एरिया वेक्टर निकालना है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे देखो ये सरफेस इधर है ना, इस सरफेस के क्या करो ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लो, जैसे सिलेंडर था ना ऐसे करके सिलेंडर था, सिलेंडर ऐसे करके ऐसे, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस क्या होगा ऊपर, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा इसका एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के नीचे, ठीक है बेटा। तो अच्छा कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर किधर होगा, कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर होगा। तो सर जी एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर पर्टिकुलर सरफेस से आउटवर्ड की ओर निकल रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यही आपको नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं वो समझने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो बेटा एरिया वेक्टर को बहुत ध्यान से करें। एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस पे अगर आपने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो एरिया वेक्टर क्या होगा उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, वन मोर थिंग क्या, उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। चलो कुछ और कर लेते हैं, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अच्छा और क्या आ रहा है, इस तरीके से मैं इसको ऐसे रखता हूँ, सिलेंडर को ऐसे रख देता हूँ, इस तरीके से इसका एरिया वेक्टर होता है। बेटा इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो देखो इस सरफेस के, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर, ठीक है बेटा, ये इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस से परपेंडिकुलर, ये इसका एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। कर्व सरफेस पे देखेंगे तो कर्व सरफेस पे यहाँ पर इधर इसका एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा, यहाँ पर इधर इसका एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर है ये पोर्शन है इसके एरिया वेक्टर के, ये सारे पोर्शन जो है इसके एरिया वेक्टर को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यह इसका एरिया वेक्टर। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स वर्ड जो होता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स वर्ड जो होता है, ये शब्द जो है, ये शब्द जो है ये इंडिकेट करता है फ्लो को, सम काइंड ऑफ फ्लो। फ्लक्स का मतलब था सम काइंड ऑफ फ्लो, किसी प्रकार का फ्लो। अब मैंने यहाँ वर्ड यूज करा इलेक्ट्रिक, तो इसका मतलब किसका है, इलेक्ट्रिक लाइंस का फ्लो, इलेक्ट्रिक लाइंस का फ्लो, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइंस का फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा। तो अब इसकी स्टेटमेंट मैं लिखूं, मैंने लिख रखी है स्टेटमेंट इसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल थ्रू एरिया, मतलब टोटल, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, एरिया के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जाएंगी वो उसका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है। इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको शो करके दिखाता हूं, आप इसे नोट्स में भी लिख सकते हैं, नोट कर लो बेटा, फटाफट से नोट करते रहो रोक के, ठीक है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ सब एग्जांपल मैं इसको शो करता हूं कि कैसे ये काम करता है और कैसे ये होता है। तो देखिए ये, अच्छा ये बनाया नहीं है, मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ बेटा इसको, ये ऐसे नहीं बना रखा, मतलब इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या करने वाला था। इसके अंदर इस वाले पोर्शन, जहाँ खाली पोर्शन ऊपर का, उसके अंदर हमने ऐसा बनाना था आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सम काइंड ऑफ फ्लो होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लो, फ्लक्स की मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फ्लो, कोई बात नहीं, ठीक। अब जैसे देखो ये एक सरफेस है, ये ऐसे करके एक सरफेस है। अब इससे क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जा रही हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे, बेटा सरफेस को पेनिट्रेट करके, सरफेस को चीर के जानी चाहिए। जितनी लाइंस उस सरफेस को पेनिट्रेट करके जाएगी हम कहेंगे उतना इलेक्ट्रिकल लाइंस का फ्लो है। जैसे कि ऐसा क्यों सर जी, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अब अगर मैं किसी होता ना, आप सब हम सब ने वो युद्ध वगैरह देखे हैं, मतलब उसके सीरियल वगैरह आते हैं, महाभारत रामायण वगैरह, उसमें ऐसे तीर चल रहे होते, सोचो अगर आंख बंद करके हम ऐसे खड़े हो गए और सारे तीर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चले गए सारे सारे, तो ऐसा नहीं होगा कि अरे हमें तो कुछ लगा ही नहीं, इसका मतलब कुछ वहां था ही नहीं, हम तो कुछ नहीं था, हम तो आंख बंद करके कुछ नहीं था। लेकिन अगर ऐसे आंख बंद करके और एक लगा, एक गया पेड़ में, ओ एक गया, एक तीर गया, तो जब वो पेनिट्रेट करेगा तभी तो पता चलेगा ना कितना गया, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया,
इस तरीके से पता लगेगा ना। सिमिलरली जब मेरे को इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है तो कितने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इसको चीर के जा रही हैं, मतलब इस सरफेस को पेनिट्रेट करके जा रही हैं, मैं तब बताऊंगा इसका फ्लक्स इतना है। ठीक है जी। ऐसे ही करके अगर ये सरफेस है, इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जा रही हैं वो उसका फ्लक्स बताता है, समझे ना। इस तरीके से हमें, जैसे इसमें फ्लक्स कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका फ्लक्स है 10, बेटा फ्लक्स का सिंबल 5 होता है। और इसका फ्लक्स कितना 3 3 6 7, इसमें फ्लक्स कितना है 7 है। तो ये बेटा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को बताता है। आई बात समझ में, क्लियर बेटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिसको आपने इसके नीचे लिखना है। जैसे देखो बेटा, मैंने जो नोट्स के अंदर पोर्शन छोड़ा हुआ है, इस नोट्स के इस पोर्शन के नीचे ही आपको इसे लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, नीचे आ जा, ये देखो ये वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन पे सब कुछ लिखना है, ये सारा पोर्शन, ठीक है ना। गॉस थ्योरम अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फील्ड पासिंग थ्रू एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जा रही हैं, अब देखते हैं। तो कैसे निकलेगा फ्लक्स का सिंबल फाई, तो इसका होगा फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, मीन्स ई हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड और डीएस हो गया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। बेसिकली बेटा ये फॉर्मूला ऐसा ना हो कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है, मैं इसका पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ फिर उसको मतलब समझाऊंगा। ये फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा होता है, और थीटा किसके किसके बीच का होता है, थीटा ये होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन दोनों के बीच का थीटा होता है। सर जी इसको थोड़ा फील करते हैं, आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो फ्लक्स क्या हो गया, ई डी एस कॉस थीटा, ये फ्लक्स हो गया। लेकिन ये बना कैसे, ये आया कैसे, कॉस थीटा कैसे आया, क्योंकि फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। तो इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जा रही हैं, वही तो बताता है फ्लक्स। इसको मैं थोड़ा और समझाता हूं। ओके बेटा देखो, तो अब हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की। देखो अब ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस, ये कोई एक सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं, ये गई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा। हमारा टॉपिक हमने जब पढ़ा थोड़ी देर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एरिया, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स ना। अब ये जो लाइन जा रही है ये इसके परपेंडिकुलर थोड़ी जा रही है, ये तो इस शीट से, अच्छा परपेंडिकुलर लाइन, इसका मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है शीट पे, मैं इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो मेरे को इसका एरिया वेक्टर तो बेटा इधर मिला, ये मिला मेरे को एरिया वेक्टर, या इसको डीएस नाम देता हूं, डीएस स्मॉल डीएस, ये देखो बेटा ये जो लिखा है ना डीएस, ये भी आपका एरिया वेक्टर ही है। स्मॉल डीएस इसलिए लिखा आता है क्योंकि स्मॉल एरिया, समझे। तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, तो मेरा एरिया वेक्टर मुझे मिला इस तरफ। हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जितनी फील्ड लाइंस किसी शीट के परपेंडिकुलर जाएंगी, किसी शीट के परपेंडिकुलर जाएंगी। जैसे देखो बेटा दिखाता हूँ, ये शीट है, ये शीट है ना, तो इस शीट के परपेंडिकुलर ये शीट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो फील्ड इसके ऐसे, इसको ऐसे पेनिट्रेट करके जाएगी, तब तो कहेंगे फ्लक्स एक गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई, ठीक। क्योंकि ये जो फील्ड है, ये लाइन है, ये इसके एरिया वेक्टर, अच्छा इस सरफेस पे अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ इस सरफेस पे, तो बेटा एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा। तो ऐसा कह सकते हो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ जाए उतना फ्लक्स बनेगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ना जाके ऐसे गई होती, ऐसे कर गई होती ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ध्यान दो, तो इसके एरिया वेक्टर के साथ तो है नहीं, या कहें इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो है नहीं, और जब तक इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तब तक फ्लक्स बनेगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर गया, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर गया, इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगा तो इसका इसका ये इसका कौन सा कंपोनेंट, इसका कौन सा कंपोनेंट एरिया वेक्टर के साथ जाएगा, तो बेटा इसका ई कॉस थीटा तो जाएगा एरिया वेक्टर के साथ, और एक कंपोनेंट इसका ऐसे जाएगा, देखो इधर ई कॉस थीटा, इधर जाएगा ई साइन थीटा। ध्यान देंगे तो आपको फील होगा, समझ में आएगा कि इसका ई कॉस थीटा क्या है, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, जबकि साइन थीटा टच करके चला, टच मी करके चला आ रहा है, समझ रहे हो। तो अब ये तो फ्लक्स नहीं बनाएगा, फ्लक्स कौन बनाएगा, ये। तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, फ्लक्स का फॉर्मूला ई कॉस थीटा डी एस, या ऐसे पढ़े ई डॉट
ds cos थीटा। अच्छा, एक और बात, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर ये भी एक वेक्टर है, नाम में ही इससे क्लियर है कि ये भी एक वेक्टर ही है। अब बेटा दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल आ रहा है कॉस थीटा का। और मुझे याद आया 11th क्लास में ऐसे पढ़ा हुआ है कि कभी भी एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में, अगर कभी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल कॉस्ट आता था ए बी कॉस थीटा, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती थी। याद आ रहा है, स्केलर। तो ये स्केलर, ये स्केलर, ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती थी। इसका मतलब फ्लक्स क्या है बेटा, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना बेटा, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, फ्लक्स अगर स्केलर क्वांटिटी तो इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान? इसका मतलब ये ऐड होते समय वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये ऐड होते समय क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। +4 +7 11 +10 +5 15, मतलब फ्लक्स जो होता है डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो ये है इसकी स्पेसिफिकेशन। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके, देखो बेटा, बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, तो इतनी देर से मैं फ्लक्स फ्लक्स आपको समझा रहा था कि कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ जाएंगे, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जाएंगी, उसे कहते हैं फ्लक्स। फॉर्मूला बन गया ईडीएस कॉस थीटा। एक गॉस साहब भी आए, गॉस साहब ने भी अपना विचार फ्लक्स के बारे में ही प्रकट किया, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा अलग था। इन्होंने कहा कि अगर कोई सरफेस है, क्लोज होना चाहिए सरफेस, अगर कोई क्लोज सरफेस है और उस सरफेस के पास एक चार्ज है, दोबारा अगर कोई क्लोज सरफेस है, उस सरफेस का एक चार्ज है, तो सिंपल सी बात है, चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। ये समझ में तो आ ही गया। तो इन्होंने कहा इनका तरीका थोड़ा सा अलग था। बात वही थी कि इट स्टेट दैट टोटल फ्लक्स अलोंग अ क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स along across a close surface, across a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of charge। मतलब किसी सरफेस के अराउंड, किसी क्लोज सरफेस के अराउंड जो फ्लक्स है वो है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज के। मतलब उसके पास चार्ज जो है उसके 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वो होता है। अगर मैं थोड़ा और समझाऊं तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा गॉस सर ने ये अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ वेक्टर लॉ, वो पहले हमें बताया गया। इन्होंने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि कोई क्लोज सरफेस है, उसके अराउंड जो फ्लक्स बनता है वो डिपेंड करता है कि उसके पास चार्ज कितना है अपॉन में 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, वो एक परमिटिविटी है। तो सिंपल सी बात, इतना डिपेंड करता है, इतनी बात है कि भाई चार्ज कितना है, ध्यान दिया जाए तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा एप्सिलॉन नॉट, बस इतनी सी बात है। ये आई बात समझ में? ये तो ये था गॉस थ्योरम। क्लियर? अब बेटा गॉस थ्योरम के ना कुछ नोट कर लो बेटा साथ साथ। गॉस थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है? तो गॉस थ्योरम के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे वो देखिए। 2 पॉइंट थे गॉस थ्योरम के। पहला पॉइंट था कि जो गॉस थ्योरम होता है ना बेटा, वो सिर्फ सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, क्लोज सरफेस के लिए। गॉस थ्योरम कभी भी ओपन सरफेस पे नहीं लगेगा। कैसे सर जी, आप क्या कह रहे हो? ठीक है ना, मतलब अगर सरफेस ऐसा है, कैसा भी हो, वो होना चाहिए क्लोज। जैसे अब ये क्लोज है, अब यहाँ चार्ज है, इस गॉस थ्योरम का यूज करके अब इससे फ्लक्स निकाल सकते हो। लेकिन अब ये सरफेस है, बहुत बेहतरीन सरफेस है, लेकिन ऐसा है, तो अब इससे आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते। समझे ना? ये ओपन हो गया ना, यहाँ से देखो, यहाँ से ओपन है, तो क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है, ओपन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम वैलिड नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज, अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 हो जाए, सर जी क्या मतलब? मतलब एक सिंपल सी बात समझाता हूं। मान लो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल आ जाए, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल आ जाएगा तो नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा। तो बेटा यही कंडीशन है कि अगर सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 हो जाए, नेट चार्ज 0 हो जाए, तो उससे बनने वाला फ्लक्स जो होता है 0/सन्नाटा होता है। आई बात समझ में? तो ये फ्लक्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, गॉस थ्योरम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।